हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का अगला चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा और पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अभी हमारी पृथ्वी में क्या बदल रहा है, पृथ्वी कैसे बदल रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है, जो भी स्थलीय भाग है, वो बहुत से अलग अलग प्लेटों में बांटा गया है, जिन्हें हम बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। अब ये अलग अलग कैसे बांटे गए हैं, क्योंकि इनके अलग अलग गुणधर्म हैं। जैसे कि हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना प्लेट से है, और ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वो भी गोंडवाना प्लेट से ही बताया जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से दूर होती गई हैं और एक दूसरे के पास आती गई हैं। जैसे भारतीय प्लेट एशियन प्लेट के पास आई थी। जैसे इसमें लिखा हुआ है चैप्टर में, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी कि ये जो प्लेटें हैं वो घूमती रहती हैं। अभी ये घूमती कैसे रहती हैं, ये किसके ऊपर हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी कि जो जमीन है, जो उस जमीन जो हमारी जो ऊपर की जो भूपरपटी है, उस भूपरपटी के नीचे पिघला हुआ मैग्मा है। तो वो मैग्मा जो है वो ऐसे पिघले हुए रूप में है, तो उसके ऊपर जो प्लेटें हैं वो तैरती रहती हैं। जैसे तैरती हैं उसी तरीके से, और जो मैग्मा है उसकी गति है वृत्तीय रूप में, यानी कि गोलाकार रूप में घूमता है। तो उसी तरीके से हर साल लगभग कुछ मिलीमीटर के आसपास ये हमारी जो प्लेटें हैं, ये जमीन है वो थोड़ी सी खिसकती रहती है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि प्लेटों में जब गति हो रही है तो ऊपर भी कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, और इसी गति की वजह से पृथ्वी पर कुछ बल लगते हैं। उन बलों की वजह से क्या चेंजेज आते हैं? उन बलों की वजह से पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर अंदर की तरफ से बल लगता है, तो ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं। तो दो तरह के बल हैं जो पृथ्वी पर लगते हैं। एक तो होता है अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें बोला जाता है अंतर्जनित बल, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स। और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स, जिसे बोला जाता है बहिर्जनिक बल, यानी कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। अभी जो अंतर्जनित बल होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से ज़्यादातर आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, या वो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं जो कि कभी तो स्पीड होती है और कभी कम होती है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। ये बोले जाते हैं आकस्मिक गति। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए, पृथ्वी की गतियों में अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। पहले बात करें अंतर्जनित बल के बारे में, तो कुछ आकस्मिक बल लगते हैं। आकस्मिक बलों की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी या फिर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हो जाता है। और पटल विरूपण बल होता है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर पर्वत निर्माणकारी बल लगता है, जिससे पर्वत बन जाते हैं। एक होता है बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल में क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण में क्या होता है, जैसे कि नदी और बहता हुआ जल, और पवन हुई, समुद्री तरंगें और हिमनद, ये क्या करती हैं, ये अपर्दन भी करती हैं बड़े बड़े पहाड़ों का, पर्वतों का। और अपर्दन के बाद जो भी चीज़ अपर्दित होकर आती है साथ में, उससे निक्षेपण भी होता है, गहरी गहरी खाइयों को ये भर देते हैं। तो ये दो गतियां हैं, दोनों की दोनों पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से ये गतियां आती हैं। दो बल लगते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में। भूपरपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं। तो अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं, जिन पर हमारे महाद्वीप एवं महासागर हैं, यानी कि टिके हुए हैं। अभी अगर बात करें ज्वालामुखी की, तो इस तरीके का होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या है, जैसे ये पृथ्वी के ऊपर की सतह है क्रस्ट, भूपरपटी, और उसके नीचे की परत है मेंटल। तो भूपरपटी और मेंटल, इसी के बीच में होता है मैग्मा कोस्ट, जहाँ पर मैग्मा भरा होता है, लावा। और जब अंदर से कोई फोर्स लगता है, अंतर्जनित बल लगते हैं, तो ये लावा बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर जो ये सबसे ऊपर का जो एरिया हो गया है, यहाँ से गैसें और राख निकलती हैं। और गैसें और राख के अलावा जो ये काला पदार्थ जो राख है, और ये साथ में ये जगह जगह से जो लावा निकल रहा है,
तो लावा और ये राख दोनों एक साथ मिलकर के बैठते रहते हैं और इस तरीके से एक ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। और जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं जब ये गति करती हैं तो इसकी वजह से एक और आकाश में घटना होती है जो आपको बताई थी, वो है भूकंप। तो भूकंप होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर कंपन टाइप का होता है, वाइब्रेशन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को बोलते हैं भूकंप। तो भूपर्पटी के नीचे, आप इस चित्र में साथ में देखते रहिए, भूपर्पटी के नीचे ये है ऊपर का भूपर्पटी जो येलो कलर में है, और नीचे जो है ये है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है भूकंप का उद्गम केंद्र। ये हो गया उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र के नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट भूपर्पटी के ऊपर जो जगह होती है उसे बोला जाता है अधिकेंद्र। अभी आपको समझ में आ गया। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि बाहर की ओर जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है अधिकेंद्र के आसपास, और धीरे धीरे जैसे जैसे दूर पहुंचता जाता है वैसे वैसे ये तीव्रता इसकी कम हो जाती है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पी तरंगें या फिर अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, एस तरंगें या फिर अनुप्रस्थ तरंगें बोली जाती हैं, और एल तरंगें या फिर पृष्ठीय तरंगें बोली जाती हैं। भूकंप के बारे में आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। भूकंप की अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो सन 2001 में 26 जनवरी के दिन गुजरात में भुज में भूकंप आया था। तो उस भूकंप में बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ था, और उस भूकंप में विनाश होने में सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त थे वो थे स्कूल, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी भी थी और स्कूल में लगभग 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। अभी अगर बात हुई है भूकंप की, तो भूकंप को मापते कैसे हैं। भूकंप का जो मापन एक यंत्र से किया जाता है, जैसे भूकंप लेखी कहते हैं, याद रखिए इस बात को। भूकंप मापने वाले यंत्र को बोलते हैं भूकंप लेखी। और भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या फिर उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यह है भूकंप लेखी, इसे आप पहचान लीजिए। भूकंप अगर आता है तो उससे बचाव की तैयारी कैसे कर सकते हैं। किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, आप किसी मजबूत जो चीज़ें होती हैं उनके नीचे अपने आप को छुपा सकते हैं, और आग लगने वाली जगह हुई, चिमनी हुई या फिर टूटने वाली जो खिड़कियां हैं उनसे दूर रहिए, और पहले से तैयार रहने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल जो ड्रिल वगैरह होती हैं वो करते रहिए। अभी जो कुछ स्थलाकृतियां बन जाती हैं जैसे कि अपक्षय और अपर्दन, ये जो 2 प्रक्रम हैं इनके द्वारा क्या होता है, जो ऊपर की जो भूमि है वो लगातार विघटित होती जाती है, कटती जाती, जो कटाव बोला जाता है वो होती जाती है। अभी होता क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर जो शैल हैं इनके जो टूटने की क्रिया है उसे बोला जाता है अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर जो शैल जब टूटते हैं उनको अपक्षय बोला जाता है इस क्रिया को। और भूदृश्य पर जल, पवन, यानी कि जो जमीन है, जो ऊपर जो जमीन पर जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ अगर पानी, हवा और बर्फ जैसे घटकों के द्वारा अगर उसमें कटाव आ रहा है या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो रहा है तो उसे बोलते हैं अपर्दन। वायु, जल, ये सभी क्या करते हैं, जो अपर्दित जो पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसके बाद किसी एक जगह पर उड़ेल देना या फिर निक्षेपित कर देते हैं। तो अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक जगह से कोई भी चीज हटा करके दूसरी जगह पर पहुंचा देना ये हो जाता है अपर्दन और निक्षेपण। नदी के क्या कार्य होते हैं, नदी के जल से जो भूमि है उसका अपर्दन होता है, ऊपर का भाग का जो अपर्दन होता है। और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात कहने का मतलब होता है झरना। तो नदी जब एक प्लेन एरिया में बह रही होती है उसके बाद जैसे खास करके पठार एरिया में होता है एकदम से गड्ढा या एकदम से गहराई आ जाती है तो नदी ऊपर से, नदी का पानी नीचे गिरता है। तो ऊपर से जो पानी जब नीचे गिरता है तो जल की शक्ति के द्वारा जो कमजोर या फिर जो मृदु शैल होते हैं उनमें कटाव हो जाता है, इस तरीके से झरना बनता है। तो विश्व में हजारों छोटे छोटे झरने हैं या जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, याद रखिए इसे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल। और उसके अलावा जो मुख्य जलप्रपात हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा
और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर है नियाग्रा जलप्रपात। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर है विक्टोरिया जलप्रपात। ये मुख्य जलप्रपात हैं। आप अगर किसी नदी को देखेंगे मैदानी भाग में बहते हुए तो आप देखेंगे ये इस तरीके की सांप की तरह आकृति बना लेती है। तो ऐसे जो ये मोड़ बने हुए हैं बोला जाता है विसर्प। और इसके बाद जो विसर्प हैं इसके किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। यानी कि जो नदी बहती है तो ये कुछ ना कुछ मिट्टी को काटती रहती है और उस कटी हुई मिट्टी को, जो मिट्टी पीछे से आती है उसको वहां पर डालती रहती है और जो मिट्टी आगे जाती है उसे कहीं और निक्षेपण करती रहती है। तो विसर्प लूप के सिरे जो हैं वो धीरे धीरे पास में आ जाते हैं जब यहाँ पर अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। और समय के साथ साथ जो विसर्प लूप है वो नदी से कट जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी कभी नदी इस तरह से रही होगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर निक्षेपण हो जाता है, मिट्टी आ जाती है और ये एरिया इस नदी से दूर हो जाता है। तो इस तरीके से एक झील बन जाती है छोटी सी, जिसे बोलते हैं चाप झील। याद रखिए चाप झील कैसे बनती है, आगे क्वेश्चन भी है। और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकल जाती है तो बाढ़ के रूप में फैल जाती है, पूरे एरिया में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ की वजह से क्या होता है, जो बहुत सारी जगह से जो मिट्टी लाती है नदी वो उस एरिया में बाढ़ के में बहा दी जाती है। बहुत सारी महीन मिट्टी और बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिन्हें अवसाद बोला जाता है, वो बाढ़ वाले मैदान में बहा देती है और वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं और इस तरीके से उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इसके अलावा नदी के चारों तरफ जो उत्थित तटबंध होते हैं इन्हें बोला जाता है उत्थित तटबंध, जो कि तट होते हैं। और समुद्र तक जब धीरे धीरे नदी पहुंचती है तो समुद्र में पहुंचने से पहले क्या होता है, नदी का प्रवाह बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, नदी बहुत ही छोटी छोटी वितरिकाओं में टूट जाती है, जिसे बोलते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका बोली जाती है। ये होती है मुख्य नदी, ये अलग अलग में टूट जाती है समुद्र में मिलने से पहले। और यहाँ पर नदी की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि नदी अपने साथ जो भी मलबा बहा करके लाती है उसे यहीं पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा बनता है। और डेल्टा इसीलिए ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इस बात को भी याद रखें। अभी बात आती है समुद्री तरंगों से स्थलाकृतियों में क्या चेंजेज आते हैं। तो कुछ समुद्री तरंगें हैं, समुद्री तरंगों की वजह से भी अपर्दन और निक्षेपण होता है। समुद्र में जो शैल होते हैं उनसे समुद्री तरंगें लगातार टकराती रहती हैं, क्योंकि इनमें भी गति होती है, जिससे क्या होता है उनमें दरार आ जाती है। और समय के साथ साथ ये दरारें क्या होती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। जब ये दरार बड़ी होती जाती हैं तो इनको बोला जाता है समुद्री गुफा। और ये गुफा धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है तो बन जाता है तटीय मेहराब। और कुछ दिनों के बाद जब और ज़्यादा अपर्दन होता रहता है हवा और पानी से तो ये छत पूरी टूट जाती है और एक ओनली एक ऊर्ध्वाधर टाइप में खड़ी हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्टैक, एक दीवार जैसी खड़ी हो जाती है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं और जिससे क्या बनता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो याद रखिए, अगर पूछा जाता है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है तो तरंगें जो भी कुछ अंदर से बाहर लेके आती हैं अवसाद, वो समुद्री तटों पर जमा हो जाता है। जहाँ पर भी जमा करती हैं तो वहाँ पर पुलिन का निर्माण होता है। अभी बात आती है हिमनद। हिमनद क्या होता है, हिम मीन्स बर्फ, नद मीन्स नदी, यानी कि बर्फ की नदियाँ, हिमानी जिसे बोला जाता है, या फिर बर्फ की नदियों को हिमनद बोला जाता है। हिमनद अथवा हिमानी ये अलग बात हो गई। और बर्फ की नदियाँ यानी कि हिमनद मीन्स ग्लेशियर भी होते हैं जो बड़े बड़े बर्फ के बने होते हैं, उससे बर्फ की नदियाँ बनती हैं। बर्फ की नदियाँ जो कि धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ से पानी जो जल है जब पिघलता जाता है तो उससे जो झीलें बन जाती हैं। और जो हमारी जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनका स्रोत भी बहुत सारे हिमनदी ही हैं। तो हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासनी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गोलासनी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। यानी कि हिमनद के नीचे जो मिट्टी है, गोलासनी मिट्टी और पत्थर होते हैं, उनसे क्या होता है, वहाँ पर ऊपर जो जमीन है, जो भूदृश्य जो ऊपर जो भी जमीन पर दिखता है उसका वो अपर्दन करती हैं। तो हिमनद जो है वो गहरे गर्तों का भी निर्माण करती हैं, जो गहरे गहरे गर्त बन जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जब पिघलती है तो उन गर्तों में वो पिघला हुआ पानी भर जाता है और अच्छी सुंदर झील बन जाती है। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं।
हिमनद जो ऊपर से जो अवसाद लेके आता है उसमें क्या क्या होता है, छोटे बड़े शैल होते हैं, रेत होता है और तलछट मिट्टी होती है, और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो याद रखना इस लाइन को कि ये जो हिमनद जो बहा करके लाते हैं, जो नदियां बहा करके लाती हैं ये अवसाद, उसकी वजह से ये जो निक्षेप होते हैं उन्हें ही हिमनद हिमोड़ का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अभी बात आती है पवन, हवा कैसे करती है अपर्दन। तो रेगिस्तान में सबसे अच्छी बात है, रेगिस्तान जब आप देखेंगे तो बालू के जो टीले या टिब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो रेगिस्तान में जो पवन है वो अपर्दन या निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में जो भी सेल होते हैं उन सेलों की आकृति क्या है, छत्रक यानी कि छाते के टाइप की हो जाती है। कहने का मतलब है जो हवा है, हवा क्या करती है, जो पवन क्या करती है, वो सेल का जो आधार है, बेस है, वहाँ पर अपर्दन ज़्यादा करती है। तो पवन चलने पर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को लेके भी जाती है। तो इससे क्या होता है, जो सेल है, सेल का जो अपर्दन होता है या घिसना शुरू होता है तो ऊपर का एरिया तो छाते की तरह चौड़ा रहता है और नीचे का जो बेस है वो घिस के बहुत ही संकीर्ण या फिर पतला हो जाता है। और पवन ये अपने साथ जब रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके पहुंचती है तो, और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत वहीं पर गिर जाती है। तो छोटी छोटी पवन की जो रेत की पहाड़ी बन जाती है, जिन्हें बालू का टिब्बा भी बोला जाता है। जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर बहुत दूर ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में ये लोएस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से पवन का भी निक्षेपण और अपर्दन पवन के द्वारा भी होता है। अभी कुछ क्वेश्चन है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं, क्योंकि प्लेटों के नीचे जो मैग्मा होता है वो तरल अवस्था में होता है, तो उसमें गति होती है, तो प्लेटें में भी गति होती है। बहिर्जनिक और अंतर्जनित बल क्या है, जब पृथ्वी की प्लेटों के ऊपर जो बल लगता है तो उसमें जो बल अंदर से लगता है वो बहिर्जनिक बल, जो ऊपर जो भूदृश्य पर लगता है वो अंतर्जनित बल होता है, जो अंदर से लगता है अंतर्जनित और बाहर से बहिर्जनिक। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन वो होता है, अपर्दन जैसे कि पानी या फिर हवा, किसी के द्वारा भी हो सकता है अपर्दन। अपर्दन में सेल या फिर सेलों के टुकड़े या बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको बहा करके लाया जाता है, तो ये सब होता है अपर्दन। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, जब नदियाँ अपनी सीमा से बाहर निकल जाती हैं और उसके बाद जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में वो जो भी अवसाद लेकर के आते हैं उसे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर बाढ़कृत मैदान बन जाता है बाढ़ खत्म होने के बाद। बालू का टिब्बा क्या है, जब बालू हवा के द्वारा, हवा जब बंद होती है और जो बालू बह के आती है वो जब एक स्थान पर गिर जाती है तो बालू का जो ढेर बन जाता है उसे बालू टिब्बा बोला जाता है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, जो समुद्री की तरंगें हैं जो अवसाद लेकर के आती हैं उससे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। और चाप झील क्या है, जो विसर्प होता है नदियों में, जब अपर्दन और निक्षेपण की वजह से विसर्प है जो नदी से दूर हो जाता है तो वहाँ पर एक झील बन जाती है, जिसे चाप झील बोला जाता है। कुछ टिक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, शैल, किनारा या फिर समुद्री गुफा, तो वो है शैल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोड़, वो है हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। और चाप झील कहाँ पाई जाती है, नदी घाटी में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने सॉल्व किए। चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बाकी अगले चैप्टर के लिए आप अगले वीडियो का वेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।